माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 2023 रणनीति में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजस्थान में भजन राज, जी हां, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। बहुत सारे नाम दिग्गजों के रेस में थे, लेकिन भजन राज के नाम पर मुहर लगी है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा, जो कि राजस्थान के सांगानेर सीट से विधायक हैं, पहली बार निर्वाचित हुए हैं, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। किस तरह के समीकरण इससे बनेंगे और बीजेपी का यह प्रयोग कहा जाएगा या नवाचार, और किस तरह की सियासी तब्दीली इस बार राजस्थान में देखने को मिलेगी, इन तमाम विषयों पर इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी भी जुड़े हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मोहन जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से राजीव सिंह जी भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत मोहन जी सबसे पहले आपसे करते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर राज्य में एक नए तरह का ट्रम्प कार्ड खेल रही है। दिग्गजों के नाम कुछ और होते हैं रेस में, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होता है तब कुछ और आता है। तो क्या इसे बीजेपी का नवाचार कहें या किसी तरह का प्रयोग बीजेपी इन राज्यों में कर रही है? देखिए, बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था और उसके बाद परिणाम आए थे, तभी से इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कि सब चौंके। वही कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के रूप में नाम सामने आए हैं, तो कुछ उसी लाइन पे बीजेपी चल रही है। और इसकी मुख्य वजह यह भी है कि बीजेपी इस बात को महसूस कर रही है कि सामने लोकसभा चुनाव है, उसके पहले वो अपनी सेकेंड लाइन को काफी मजबूत कर लेना चाहती। तो सेकेंड लाइन के जो लीडरशिप है, उसे मौका देने के लिए ये सारे प्रयोग जो हैं वो किए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बीजेपी अब फिलहाल है कि वो इस तरीके के प्रयोगों के साइड इफेक्ट अगर कहीं होते भी हैं तो उन्हें संभाल सकती है। और इसीलिए यही वो सही समय है जब बीजेपी को इस तरीके के प्रयोगों को करना भी चाहिए, ताकि कोई अगर कहीं डैमेज होता है तो उसे कंट्रोल भी किया जा सके। एक तरफ तो केंद्र में मजबूत सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक बड़ा लीडरशिप है जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, दूसरी तरफ अमित शाह है, और एक ऐसी लंबी चौड़ी लाइन है जो कि इस तरीके की स्थितियों को संभाल सकती है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने नए और जो ऊर्जावान नेतृत्व है उसकी तलाश शुरू कर दी थी। और ये जो 3 प्रदेश हैं वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये हिंदी बेल्ट माने जाते हैं, हिंदी पट्टी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर जीत बीजेपी को काफी जरूरी थी क्योंकि 2019 के चुनाव के ठीक पहले इन तीनों प्रदेशों में पिछली बार हार हुई थी। तो अब उस झटके को फिर से बीजेपी नहीं सहना चाहती थी, इसलिए पूरा जोर लगाया। अब जब उसे समर्थन मिला है तो उसकी कोशिश ये है कि लीडरशिप ऐसी दी जाए जिससे कि लोगों में विश्वास जगे और नए लोगों को ये लगे कि भाई बीजेपी से जुड़ना चाहिए। तो उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही हम देख रहे हैं फैसलों में नजर जो आ रहा है। जी राजीव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजीव जी, राजस्थान में लगातार हम देख रहे थे कुछ और नाम चर्चा में थे और भजन लाल शर्मा का नाम आना, क्या इसे आप भी सरप्राइजिंग मानते हैं? और किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की पूरी पृष्ठभूमि भजन लाल शर्मा जी की रही है, उस पर भी जरूर आप प्रकाश डालिए। राजीव जी। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, राजीव जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मोहन जी, इस बार हमने देखा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान,
तीनों ही जगह पर जब बीजेपी की सरकार बनी है, दावेदारों की फेहरिस्त बड़ी ही लंबी थी। कुछ ऐसे भी दावेदार थे जो पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी में रह चुके हैं। राजस्थान में भी जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह रही कि वसुंधरा राजे ने खुद जब बैठक हुई विधायक दल की, उसमें भजनलाल शर्मा का नाम आगे रखा है। तो क्या पहले से ही संकेत किसी तरफ से पार्टी के दे दिए गए होंगे उन्हें कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा, जिस तरह से बाकी राज्यों में हुआ है? देखिए, बीजेपी की जो नेता चुनने की प्रक्रिया है जी, उसमें ही ये बात होती है कि जो भी एक बड़ा दावेदार होता है, अगर उसका नाम आगे नहीं आता तो वो विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव अपनी ओर से रखता है कि उसकी सहमति है इस नाम पर जी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही होना था। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह का नाम प्रमुख दावेदार के रूप में था, अनुभवी थे और बड़े चेहरा थे, इसलिए उनकी ओर से जब नाम रखा गया तो एक सर्वानुमति बन जाती है कि रमन सिंह जब दावा नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि विष्णुदेव साय बने, तो उनके नाम पर सब लोग सहमत हो जाते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े दावेदार थे, उन्होंने नाम रखा, यानी सबकी सहमति है मोहन यादव के नाम पर। अब जब राजस्थान में नाम वसुंधरा राजे का था, इसलिए स्वाभाविक है कि ये नाम उनकी ओर से रखा जाना था, जिसे केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है बिल्कुल वो बनाना और चाहता इसी था। विषय पर और विस्तार से हम समझना चाहेंगे। इसके लिए हम रुक कर लेंगे एक बार फिर से राजीव सिंह जी का। राजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल जी राजीव जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजीव जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त थी, राजस्थान में कुछ चर्चित चेहरे भी थे, लेकिन अंतिम मुहर भजनलाल शर्मा के नाम पर रही। क्या इसके पीछे की पूरी रणनीति रही होगी और क्या कुछ पृष्ठभूमि रही है भजनलाल शर्मा की? जी अभय जी, जैसा कि हमने राजस्थान में देखा कि न सरकार बदलने के रिवाज बदली और न ही भाजपा ने अपनी मुख्यमंत्री को चुनने का रिवाज बदला। तो एक बार उसी रिवाज को कायम करते हुए एक चौंकाने वाले नाम हम सबके सामने आए। इसके साथ ही इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे समीकरण में एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और पिछड़ी जाति तीनों के लोगों को एक एक सदस्यों को प्रतिनिधि दे करके और इन तीनों जातियों को आगामी लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से मद्देनजर से साधने की कोशिश की गई। और ये पूरी जो रणनीति थी, ये जाहिर सी बात है कि संघ की पृष्ठभूमि से है। भजनलाल शर्मा जी पहली बार विधायक के लिए लड़े और पहली बार वो मुख्यमंत्री बने गए। पहली बार विधायक लड़े, उन्होंने जीत भी पहली बार हासिल की है। और दूसरी जो गौर करने वाली बात है कि तीनों पद अर्थात मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों जो है राजस्थान के जयपुर जिले से ही आते हैं। जी, जयपुर को काफी प्राथमिकता दी गई है और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बड़े दिग्गज नाम में थे, उप मुख्यमंत्री का प्रभार उन्हें नहीं दिया गया, तो अब किस तरह से पार्टी उनका सम्मान कर सकती है? क्या कोई और बड़ी पोजीशन उन्हें मिल सकती है कैबिनेट में? अभी जहां तक कैबिनेट की बात है, अगर मैं बात करूं कि वसुंधरा राजे की, इनके कैबिनेट में जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, इन्हें संगठनात्मक जो है कार्य जरूर दिए जाएंगे राजस्थान के अंदर। और इसके साथ ही जो एक चीजें हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करी कि एक व्यक्ति से बड़ा जो है वो पार्टी है, अर्थात पार्टी का जो निर्णय है वही निर्णय जो है अंतिम निर्णय है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के पार्टी चलती है। जबकि आप सारी कवायदों को देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से कि तकरीबन 10 नाम जो है काफी आगे चल रहे थे। बस हर बार की तरह भाजपा ने इस बार चौंकाया है फिर से और एक नया नाम दिया, कहीं ना कहीं पार्टी की प्राथमिकता को दर्शाया है। जी, पार्टी की प्राथमिकता दर्शाई है और जाति समीकरण को साधने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक नेतृत्व क्षमता की बात है राजीव जी, जो पुराने नाम थे उनके पास एक कुशल अनुभव था और ये बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में क्या नेतृत्व को लेकर उन्हें और अपनी तैयारी पूरी करनी होगी ताकि संगठन का नेतृत्व 5 साल तक उसी परिपूर्णता के साथ कर सकें जैसे कि पिछले मुख्यमंत्रियों ने किया है? देखिए अभी जी, एक चीज इसमें ध्यान देने लायक है कि जो भजनलाल शर्मा के नाम पे जो सहमति बनी है
सहमति के लिए कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को भी राजी किया गया है ताकि वो उसके नाम पे अपनी सहमति जाहिर करे। और इसके साथ ही भजन लाल शर्मा जो है वो पहले भी पार्टी में बतौर महामंत्री काम कर चुके हैं। उनका संगठनात्मक जो है अनुभव उनका काफी अच्छा है, लोगों तक उनकी पहुंच है। अब इसको ये देखना है कि जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक स्तर से ये अपने इस अनुभव को कैसे वो साझा कर दे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि राजस्थान में कुछ क्राइम रेट और इस तरह की चीजें ऊपर नीचे होती रही। तो अब हमें देखना है कि प्रशासनिक स्तर से ये इनका जो संगठनात्मक अनुभव है वो कितना काम करेगा और जो पुराने बड़े नेता हैं उनका सहयोग कितना रहेगा सरकार चलाने में, ये देखने वाली बात होगी। जी राजीव जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने इसके बाद प्रेस के सामने वो आए, अपना आभार जताया, क्या कुछ कहा है भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद? आपको भी सुनाते हैं और बताते हैं कि क्या उनके भाव रहे जब ये ऐलान किया गया उनके नाम का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगनेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम कर। ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजन लाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
देखते हैं इस पूरे फैसले को? बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का स्वर्णिम विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। तो ये वो प्रतिक्रियाएं थी जो भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद सामने आई। भजनलाल शर्मा ने खुद केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। मोहन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बीजेपी ने चौंकाया तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो संघ का जुड़ाव है संगठन से, वो भी देखने को मिला है कि संघ के जो करीबी नेता माने जाते हैं, जो नजदीकी माने जाते हैं, जिन्होंने शुरुआत संघ से की थी, उन्हें मौका मिला है। तो क्या ये माना जाए कि संघ का जो संतुलन है वो तीनों ही कैबिनेट में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कहा यह जाता है कि आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो आमतौर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवहारिक एक तरीके से स्थितियां बनती हैं, जिन्हें शिष्टाचार भ्रष्टाचार से भी संबोधित किया जाता है, उससे काफी दूर रहते हैं। और ऐसी चीजें जब इन चीजों से जो व्यक्ति दूर रहता है वो सुशासन की ओर बढ़ता है, और सुशासन जो है वो उनके द्वारा संचालित किया जाता है, ऐसा देखा गया है। नरेंद्र मोदी इसके उदाहरण हैं। तो वो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो नेतृत्व जब भी देने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम धामी जी को भी देख चुके हैं, इसके पहले खट्टर जी को देख चुके हैं। इसी तरीके के लोगों को वो चुनते हैं जो कि इन व्यवस्थाओं की जो कि शासन में बैठने के बाद, सिंहासन में बैठने के बाद आ जाती हैं, उससे दूर रहते हैं। और सामने क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए कोई भी रिस्क जो है वो मोदी जी नहीं लेना चाहते और इसीलिए जो एक लाइन पार्टी ने तय की थी उसी के अनुसार बीजेपी चलती हुई दिखाई दे रही है। और जो नेतृत्व चुन चुन कर निकाला जा रहा है उसमें पहले प्राथमिकता और पहली जो गाइडलाइन है वो तो ये है कि नए लोगों को मौका दिया जाना है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो उसे चुना जा रहा है। तीसरा ये कि आने वाले समय में उसके द्वारा कोई ऐसी चीजें ना की जाए जिससे कि उसकी छवि या सरकार की छवि, भाजपा की छवि खराब हो। इन सब बातों को देखते हुए ये नेतृत्व तय किया गया है और इसीलिए हम राजस्थान में भी नया प्रयोग, चौंकाने वाला प्रयोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रयोग हमने देखा और छत्तीसगढ़ में, हालांकि छोटा प्रदेश है, का दावेदार यहाँ पर सामने आ गए थे, लेकिन ये विष्णुदेव के रूप में भी जो नाम आया है वो भी संघ के पृष्ठभूमि से और ऐसा व्यक्ति के रूप में उनको सामने लाया गया जो कि निर्विवाद है। तो उसी लाइन पर बीजेपी चलती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमें ये नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ फूक फूक कर कदम भाजपा रखते हुए दिखाई दे रही है और इस सब के पीछे वजह यही है कि सामने लोकसभा चुनाव है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव की सारी सीटें इन पूरे हिंदी बेल्ट की पट्टी में जीतना चाहती है। बिल्कुल। राजीव जी, क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से काफी सोच समझकर ये जो चुनाव है शीर्ष नेतृत्व के वो किए जा रहे हैं? राजीव जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो रणनीति और पूरी जो समीकरण बनाई गई है, यहाँ एक तरफ देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के में जो एक यादव को मुख्यमंत्री बना के आपने कहीं ना कहीं यूपी में जो है सपा को एक टक्कर देने की, एक संदेश देने की कोशिश की है। संगठन पार्टी के साथ जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन पे प्रयोग करना, उन पे दाव लगाना और किसी भी तरह की गुटबाजी से बचने की ये सारी कवायदे हैं। और इसलिए मैं इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके लिए पूरी जमीन तैयार की जा रही है और उम्मीद करते हैं जो आने वाला वक्त बताएगा कि इसका जो भी परिणाम सामने आएगा वो सबों के सामने होगा। बिल्कुल। राजीव जी, मुख्यमंत्री का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन साथ में जो 2 डिप्टी सीएम हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि हर राज्य में बीजेपी इस फॉर्मूले को अपना रही है कि 2 डिप्टी सीएम दिए जा रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या ये सिर्फ बड़े चेहरों को एडजस्ट करने के लिए पद दिए जा रहे हैं या फिर कुछ और सोची समझी रणनीति बीजेपी की है? मुझे लगता है कि जहां तक बड़े चेहरों की बात है उससे ज्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक जातीय समीकरण को देख करके और क्षेत्र के साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की जा रही कि सरकार में, भाजपा सरकार में जो है हर जाति, हर वर्ग के लोगों को बराबर का एक अधिकार या बराबर का उनको दिया जाएगा हिस्सेदारी। और इसलिए जो है
आपने देखा कि यूपी में यह प्रयोग सफल हुआ 2 डिप्टी सीएम का, और भाजपा कहीं ना कहीं उसी को यहाँ पे जो है लागू करके कोशिश कर रही है कि कुछ इससे जो है अच्छे परिणाम निकले, कुछ जातीय समीकरण भी इनसे साधे जाए, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा था कि जातीय जनगणना और तमाम तरह की बातें जो है चुनाव के समय काफी जोर शोर से उठाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए, या कह लीजिए कि इन सब चीजों के मद्देनजर एक अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करते हुए 2 डिप्टी सीएम की नई रणनीति पे चल रहे हैं। और चूंकि यूपी सफल रहा है प्रयोग, तो ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी सफल रहेगा। ऐसा पार्टी की तो जाहिर सी बात है, पार्टी की तरफ से यही उम्मीद होगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि बड़े नाम को भी कुछ न कुछ एडजस्ट करने की बिल्कुल गुंजाइश है उसमें, क्योंकि आज जो है भजन लाल जी का नाम खुद जो है वसुंधरा जी के नाम से उनके नाम की घोषणा करवाई गई, उसके बाद दिया कुमारी, उसके बाद बहरवा जी। तो कहीं ना कहीं ये सारे देखिए कि एक जातीय समीकरण तो है ही, और वसुंधरा जी के नाम के से इनके नाम की घोषणा करवाने का मतलब है कि जो वसुंधरा जी के समर्थक है वो खुद ब खुद इन्हें समर्थन देने लगे। तो इन सारे समीकरणों को देखते हुए जो है ये प्रयोग हो सकता है आने वाले चुनाव में अपना असर दिखाए और कुछ अच्छे इसके रिजल्ट और परिणाम हमारे सामने हो। जी बिल्कुल। और खबर ये भी है राजीव जी की वसुंधरा राजे ने बैठक में जरूर प्रस्ताव रखा था भजनलाल शर्मा के नाम का, लेकिन उनके जो समर्थक है वो थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं कि उनका नाम क्यों इसमें नहीं आया। हालांकि राजे ने खुद इसका समर्थन किया था। एक चीज और है राजीव जी, अब चूंकि ये तीनों ही पद सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी एक और बड़ा विषय कैबिनेट विस्तार का है। क्या उसे लेकर कोई अहम जानकारी आपके पास अभी तक आ पाई है कि कब तक किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनमें ये बंटवारा हो सकता है? मंत्रिमंडल के विस्तार की जहां तक बात है तो संभावना की जा रही है कि अभी सरकार गठन के शायद अगले सप्ताह में जब भी इनका शपथ ग्रहण समारोह उसके बाद उस पर काम चलेगी। लेकिन जो खबरें छन कर आ रही है उसमें कि कुछ जो बड़े कद्दावर नेता है जो कि अपने आपको मुख्यमंत्री के रेस में रखते थे, साथ ही जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, चाहे वो जातिगत आधार से हो या फिर किसी और आधार से, उनको इस कैबिनेट जो इनका कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें उनको साधने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा कि कई सांसद जो कि यहाँ पे विधायक के तौर पे चुनाव लड़े थे, कुछ जीते कुछ हारे, उन्होंने भी अभी जो है संसद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे जो कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होगा या कैबिनेट का जो गठन होगा उसमें जो मुख्य रहेगा वो रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही पूरी रणनीति तैयार होगी। और इसमें हमें ये देखने वाला एक दिलचस्प होगा कि इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्र के समीकरण को कैसे ये उसमें सामंजस्य बैठाते, साथ में कुछ जहां तक आपने जैसा आपने कहा कि बड़े चेहरों की बात, तो ये दिलचस्प होगा। और चूंकि भाजपा ने बना लिया है चौंकाने वाली बात, तो अब आगे भी देखना है कि हम कितने चौंकाने वाले और जो है कैबिनेट विस्तार में नाम सामने आते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैबिनेट को बैलेंसिंग रखना भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है मोहन जी। और जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, नाम कुछ और थे लेकिन जब फाइनल मुहर लगी तब कुछ और नाम आए। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मोहन जी 2024 के लिए कितना अहम हो जाता है बीजेपी के लिए? और क्या ये माना जाए कि अब ये चूंकि सत्ता के सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो फाइनल की रेस पे भी लगभग जो चांस है जीतने का वो बीजेपी का इन समीकरणों से हो गया है? मोहन जी बिल्कुल। देखिए, ये जो हिंदी बेल्ट की पट्टी है, यहाँ से एक माहौल भी बनता है। अगर हिंदी क्षेत्र में बीजेपी अपनी लीड को बरकरार रखती है, जैसे कि 2019 में सीटें उसे मिली थी, तो उसके लिए आसान हो जाएगी 2024 की राह। हम देखते हैं कि 26 सीटें राजस्थान में है, पूरी 26 की 26 पिछली बार बीजेपी को मिल गई थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें 28 मिल गई थी, 1 सीट केवल कांग्रेस जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो केवल 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, बाकी 9 सीटें यहाँ से भी बीजेपी को मिली थी। तो ये जो टेक रिकॉर्ड है इसे बरकरार रखना एक चुनौती है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, सरकार उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती तो नाराज भी हो जाते हैं। तो वो जो हिस्सा है वो सरकार के द्वारा किए गए कामों से पूरा किया जा सकता है। और इसीलिए मोदी जी की रणनीति जरूर होगी इस बारे में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो लोगों का विश्वास जीते, क्योंकि एक बड़ा नारा लेकर इस बार बीजेपी चुनाव में उतरी थी और वो थी मोदी की गारंटी। जितने भी वादे हैं अब उन्हें पूरा करने की जवाबदारी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा मोदी की है, यानी पीएम की है। पीएम अगर इन वादों को पूरा नहीं करेंगे तो इन क्षेत्रों में परिणाम जो है वो खिलाफ भी आ सकते हैं।
इसलिए बीजेपी को काफी फूक फूक कर कदम रखना होगा और जिम्मेदारी जो है वो पीएम मोदी को लेनी होगी, क्योंकि उनके चेहरे को देखकर यहाँ पर वोट किया गया, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और गारंटी शब्द जो मोदी से जोड़कर पेश किया गया, अब उस गारंटी को पूरा करना है। जैसे हम कोई सामान लेते हैं, दुकानदार हमें गारंटी देता है, अब उस गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी उस दुकानदार की होती है। वैसे ही पीएम मोदी को वो भूमिका निभानी होगी और इसलिए इस चुनाव में इन तीनों राज्यों में अहम किरदार जो है वो प्रधानमंत्री को निभाना होगा, केंद्र को निभाना होगा, यानी केंद्र को इन राज्यों में अतिरिक्त मदद करनी होगी, क्योंकि इन तीनों राज्यों में हम देख रहे हैं कि कर्ज काफी बढ़ा हुआ है, घोषणाएं काफी ज्यादा हैं, घोषणाओं का भार इतना ज्यादा होने वाला है कि जिन्हें पूरा करना भी मुश्किल होगा। इसलिए काफी सोच समझकर कदम उठाना होगा। और केंद्र और राज्य के डबल इंजन जब तक यहाँ तीनों राज्यों में नहीं चलेगा, तब तक उन घोषणाओं को पूरा करना भी कठिन होगा। इसलिए काफी सोच समझकर और केंद्र के भरोसे इन राज्यों को चलना होगा और इसीलिए मोदी ने ये सोच समझकर फैसला लिया होगा। आला कमान उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसमें 3-4 प्रमुख लोग हैं, उन्होंने जो फैसला लिया उसमें अब अहम किरदार केंद्र सरकार को निभाना है। जी बिल्कुल। और राजीव जी, निश्चित तौर पर अब 2024 की तैयारी भी इसी के साथ शुरू हो जाएगी और काफी कम समय भी रह गया। ऐसे में पूरी कोशिश बीजेपी की होगी कि किसी भी तरह से जो अधिक से अधिक सीटों का एक नंबर है वो अपने फैक्टर में लाया जाए। लेकिन इसके अलावा एक और अहम फैक्टर ये आता है कि जिस तरह से हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय देखा, हमेशा गहलोत पायलट विवाद चलता रहा और इसके अलावा वहां पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनमें बढ़ोतरी हुई और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने चुनावी कैंपेन में इसे टॉस भी किया। एक तरफ मोदी की गारंटी थी, दूसरी तरफ ओबीसी जनगणना का विषय था जिसे कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां अब भजनलाल शर्मा के लिए छोड़ गए हैं जिन पे काम करना सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी? मोहन तिवारी जी के एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा काफी है। एक तो सबसे बड़ी चुनौती जो भजनलाल जी को विरासत में मिली है गहलोत जी के द्वारा, वो है कि इनका राजस्व घाटा, जिसको पूरा करना इनके लिए बहुत ही जरूरी होगा। उसके साथ कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनको गहलोत सरकार ने शुरू किया और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। अब उन योजनाओं को का आगे कार्यान्वयन, उसके लिए फंड की व्यवस्था करना, ये सब एक चुनौती होगी। दूसरी है प्रशासनिक, जो कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध या और भी इस तरह के क्राइम। उससे थोड़े पहले आपने देखा था कि कुछ दंगे फसाद, कुछ हत्याकांड ऐसे हुए जो कि काफी वक्त तक सुर्खियों में रहे थे। तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक चुनौती है कि कैसे पूरे राज्य में क्राइम रेट को एक कंट्रोल में लाया जाए। और एक बात जो कि मैं कहना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, कहीं पे मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं हुई और ये चुनाव लड़ा गया। और तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत के साथ जो इसकी पूरी रणनीति थी, कहीं ना कहीं पीएम मोदी के नाम पे जनमानस के मन को टटोलने की थी कि क्या बिना मुख्यमंत्री के भाजपा किस कदर तक जा सकती है। और कहीं ना कहीं इनमें एक विश्वास आया है कि पीएम मोदी का नाम आज भी इस पूरे हिंदी बेल्ट में इनके नाम के आधार पर जो है हमें वोट मिल सकते हैं और हम चुनाव जीत सकते हैं। तो ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग को जाहिर सी बात है कि 2024 पे पूरी तरह से भुनाने के लिए हर तरफ से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। भजनलाल जी के साथ चुनौती सिर्फ प्रशासनिक और इस स्तर पे नहीं, बल्कि जो हमने पहले भी बात करी संगठनात्मक स्तर पे, कि सबको साथ लेकर चलने में ये भी एक चुनौती जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में आएगी। सीधी सी बात है कि आला कमान की तरफ से इनके नाम को सामने किया गया, वसुंधरा जी ने समर्थन दिया है, लेकिन ये अब ये समर्थन कितने खुल करके हमें सामने में दिखता है प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पे, ये देखने वाली बात होगी। और इन सारी चुनौतियों से भजनलाल जी को रूबरू होना ही पड़ेगा और इनसे कहीं ना कहीं पार पाना पड़ेगा अगर 2024 में आपको राजस्थान और मैं कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट में अगर बीजेपी को पिछले बार की तरह शानदार सफलता चाहिए तो। जी राजीव जी, एक बात आपने कही और ये बात बार बार हर जगह चुनाव में आई, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की, राजस्थान में किसी भी चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, केवल मोदी की गारंटी को बेस बनाकर चुनाव लड़ा गया था। तो क्या अब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के इतर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है अब वो सर्वोपरि हो चुका है पार्टी में? यानी कि पहले ऐसा होता था कि एक
चेहरे को फोकस करते हुए लोगों के बीच जाया करता था, लेकिन अब बीजेपी ने परिपाटी बदली है। तो क्या प्रादेशिक स्तर पर भी अब जो पीएम मोदी की स्वीकार्यता है वो बढ़ती जा रही, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, या इसके पीछे कुछ और रणनीति है बीजेपी की? एक तो ये कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा न करके हर समय आप कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोगों को अब तक कितना भरोसा है, इसमें जनमानस को टटोलना है। एक तो यह रणनीति। दूसरी रणनीति ये है कि पार्टी में जो एक चेहरे की बात है, तो आज के तारीख में चूंकि प्रधानमंत्री जी हमारे ने जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए और जो भी चीजें चलाई, उनका लोगों को सपोर्ट मिला है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक हर स्तर पे चेक करने का भी एक माध्यम हो सकता है कि बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए चुनाव लड़ा जाए और जनमानस को देखा जाए। और जाहिर सी बात है कि 2024 जो भाजपा का जो मुख्य आप कह लीजिए टारगेट है वो है 2024 पे पुनः वापसी सत्ता में। अब केंद्र में और सत्ता में पुनः वापसी के लिए ये सारे प्रयोग हो रहे हैं और आप इसको प्रयोग कहिएगा। और जब 2024 में जो भी सरकार बनेगी, हम ये कह सकते हैं कि इन सारे प्रयोग का वो संयोग था कि ये हमारे हाथ आया। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव के बाद भी क्या यही परिपाटी भाजपा आगे भी लेकर के चलती, या फिर राज्य स्तर से कुछ जो सेकेंड लाइन के लीडरशिप है उसको आगे करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया आई है, एक वर्जन आया, वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जो प्रतिक्रिया है राजनेताओं की वो सामने आ रही है। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं, तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं, जहां कास्ट मतलब जातिगत समीकरण ठीक रहे। अगले दिन ये कह पाए, देखो मैं तो कास्ट समीकरण मान के ही सब कुछ करते हैं, मतलब फिर राहुल जी की आगाहों में मोदी जी चलने लगे। मोहन जी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अब मोदी जी की राहों में, राहुल जी की राहों में अब मोदी जी चल रहे हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये चुनाव जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा गया उसमें एक बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना। बार बार राहुल गांधी केंद्र का ये जो मुद्दा है उसे राज्य के चुनाव में पेश करने की कोशिश करते रहे और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी। ऐसे में जब मोदी जी इससे जब मुख्यमंत्री चुन रहे हैं तो कई जगह पर ये भी देखा जा रहा है कि जातिगत रूप से क्या स्थितियां बन रही है। तो कांग्रेस को बोलने का एक मौका जरूर मिल गया है कि कहीं ना कहीं जिस जाति की बात को नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में खारिज कर दिया था कि वो कोई जाति नहीं मानते, उनके नजरों में 4 जाति है, गरीब, महिला, किसान और युवा। तो इन 4 जातियों के आधार पे वो काम करने की बात जरूर कहते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई ना कोई जाति का वो व्यक्ति होता है। अब उसको उस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि इस जाति का व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, राजस्थान में ब्राह्मण बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बनाया गया है। तो कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि हमने जो एक तरीके से बिसात या एजेंडा सेट किया था उसी एजेंडे पे बीजेपी चल रही है। हालांकि ऐसा मैसेज देने की बीजेपी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन कोई व्यक्ति बनेगा तो उसकी कोई ना कोई जाति होगी, उस जाति से जोड़कर समीकरणों को देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जरूर ये कहते हैं कि उनके लिए जो है जाति महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि विकास कैसे हो। पर अब बीजेपी के इस मूव को भी जातिगत समीकरणों से देखा जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए मौका है, जरूर वो इस तरीके के बातें उठाकर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। यही अधीर रंजन चौधरी अपने बयान के जरिए कह रहे हैं। जी राजीव जी, अब चूंकि मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है, 2 डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं भी होती है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। क्या इस संबंध में आपके पास अभी तक कोई जानकारी आ पा रही है कि क्या भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं, या फिर कोई समय इसके लिए निर्धारित किया गया है कि वो प्रस्ताव रखें सरकार गठन का? जहाँ तक मेरी जानकारी, राजभवन के लिए इन लोगों ने समय मांगा है और बस वो समय मिलने का इंतजार है। उसके बाद ये औपचारिकताओं की तरफ बढ़ेंगे जी। और अभी जी मैं एक बात कहूंगा कि अभी आपने कहा था कि राहुल गांधी की जान से जो है वो मोदी जी चल चुके हैं जी।
इससे मुझे एक बात याद आती है जी। कि आप सबों ने देखा हो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने जिस राह को पकड़ा था उस राह से कांग्रेस ही चली गई और भाजपा ने सारी सीटें निकाल ली। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद है कि कौन किसकी राह पे और कैसे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा राजीव जी। और एक निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को जरूर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, उनकी छवि बदलने का प्रयास किया गया। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि 5 राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसमें सकारात्मक परिणाम इस यात्रा का इन चुनावों में देखने को मिलेगा। हालांकि जो नतीजे थे वो कुछ और ही कह गए। तेलंगाना हालांकि थोड़ा ठीक रहा कांग्रेस के लिए, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जो हिंदी बेल्ट के राज्य थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी एक अलग साइड लेकर के आए। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। तो राजस्थान में अब भजन राज की शुरुआत हो चुकी है और भजन लाल शर्मा राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और एक नई कैबिनेट भी राजस्थान में देखने को मिलेगी। सियासत की जो फिजा है अब लगातार वो राजस्थान में बदली हुई नजर आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बन रही है टीवी 24 के साथ। नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। 13 दिसंबर 2023 से छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है सुशासन का नया सूर्योदय, जब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे श्री विष्णुदेव साय। विकास और सुशासन की शुरू होने जा रही इस यात्रा में अपना मार्गदर्शन देने शपथ ग्रहण समारोह में